हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता। अरस्तु का आदर्श राज्य किस प्रकार से था और उनकी राज्य व्यवस्थाएं किस प्रकार से थी। उनके द्वारा बताया गया था कि जो राज्य की व्यवस्था होगी, जो संविधान वहाँ बनेगा, वह व्यवहार के आधार पर बनाया जाएगा और वहाँ के जो लोग होंगे वह उनके जीवन सर्वोत्तम होगा। तो उसके बारे में आइए हम देखते हैं कि अरस्तु का आदर्श राज्य कैसा था। अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अपने विचारों के अनुकूल मतलब अपनी सोच के अनुसार उन्होंने एक आदर्श राज्य या श्रेष्ठ राज्य का चित्रण किया, मतलब उन्होंने बनाया था। इसका आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यवहार में बनाया जा सकता है। उन्होंने ऐसा बताया था कि एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना किए थे कि वह लोगों की यदि सोच अच्छी हो, उनके समझ अच्छा हो, व्यवहार में अच्छा हो, तो उन्हें व्यवहार के आधार पर ही एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन यह व्यवस्था सभी राज्यों में संभव नहीं है। लेकिन ऐसा व्यवस्था सभी राज्यों के लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह का नागरिक एक समान नहीं होता। कहीं कहीं नागरिक शिक्षित नहीं होते, उन्हें समझ नहीं होता, इसके वजह से व्यवहार के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ विशेष बातों का होना जरूरी होता है। जिस राज्य में यह विशेष बातें होती हैं वही अरस्तु का सर्वोत्तम आदर्श राज्य है। जहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे लोग अनुकूल प्रशिक्षित हैं और जहाँ पे व्यवहार के आधार पर राज्य का स्थापना किया गया है, वह आदर्श राज्य माना जाता है और अरस्तु के अनुसार ही माना जाता है। राज्य का ध्येय मतलब राज्य का सोच शुभ और उत्तम जीवन की प्राप्ति है। राज्य का सोच सबसे होता है कि लोगों को शुभ, अच्छा और उत्तम जीवन की प्राप्ति हो। जीवन के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरत चीज़ें होती हैं। बहुत ज़रूरी ये होती हैं, हमारी सुरक्षा होना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमें कर्तव्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य के अनुसार रहना चाहिए। परिस्थितियाँ ही वह आदर्श है जिन तक आदर्श राज्यों को पहुँचना चाहिए। इसलिए सेबाइन कहते हैं, अरस्तु राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। वो कहते हैं कि जो अरस्तु द्वारा बनाया गया राज्य है वह राज्य बल्कि आदर्शों पर लिखा गया है, ना कि व्यक्ति की सोच पर। उनके आदर्श कैसे हैं और उस आदर्श के अनुसार व्यक्ति किस तरीके से चल सकता है, उसके आधार पर ही अरस्तु पुस्तक लिखा करते हैं। पहला है, सबसे विशेषता के आधार पर बताया जा रहा है कि सबसे पहली उनके सोच क्या थी। उनके 8 सोचों के बारे में सारे व्यवस्थाएं जिस प्रकार से हैं वो बताते हैं। पहला है, राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति। राज्य का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहला अनुसार होना चाहिए कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाए और वह सुखी से जीवन यापन कर सके। अरस्तु के अनुसार राज्य जीवन प्रणाली है, जीवन का एक नियमावली है। उस नियमावली के अनुसार सभी लोग अपना जीवन यापन करें, जिसका उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति है। उत्तम मतलब अच्छा जीवन का प्राप्ति होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्तियों को सर्वोत्तम क्षमता प्राप्त करना है। उत्तम का मतलब है कि सभी को उनके शक्तियाँ, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे अंतर्धात्मिक हो, ये सारी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त होना चाहिए। सर्वोत्तमता के 3 तत्व हैं, बाह्य भौतिक संपत्ति, शारीरिक और आत्मिक। उन्हें शारीरिक रूप से सुख मिलना चाहिए, उनकी भौतिक संपत्ति जो उनकी संपत्ति है, उनके घर की संपत्ति है, वो उन्हें धन मिलना चाहिए और उनकी आत्मिकता भी समान होना चाहिए। जो राज्य उन्हें नागरिकों को प्रदान करता है वही आदर्श राज्य माना जाता है। जो ये सारे सुख सुविधा दे सकता है नागरिकों को, जो यह सुविधाएं व्यवस्थाएं दे सकता है, वही राज्य को आदर्श राज्य माना जाता है। अरस्तु के शब्दों में, उत्तम तो मनुष्य को कभी नष्ट ना होने वाली फसल प्रदान करती है जो सोने से भी उत्तम है। कहने का मतलब ये है कि उत्तमता मनुष्य को कभी नष्ट ना होने वाली फसल है, कभी उन्हें कष्ट ना हो, कभी उन्हें दुख ना हो, ऐसी फसल है जो उन्हें हमेशा सुख ही सुख देता है, वही आदर्श राज्य माना जाता है। पूर्वजों से भी उत्तम है तथा शांत निद्रा से भी उत्तम है। ऐसा राज्य है जो उन्हें कभी दुख का अनुभव ही ना हो, वो व्यक्ति हमेशा सुख ही सुख का अनुभव करे और उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ऐसा राज्य की व्यवस्था हो तो वह आदर्श राज्य माना जाएगा। दूसरा है वैज्ञानिक जनतंत्र शासन। वैज्ञानिकों के द्वारा जो तंत्र व्यवस्था की गई है उस तरीके का शासन। अरस्तु आदर्श के वैज्ञानिक जनतंत्र को सर्वोत्तम शासन मानता है, जिसमें सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में होती है। वैज्ञानिक जनतंत्र का मतलब है कि जो शासन व्यवस्था है वह मध्यम वर्ग के हाथों में होना चाहिए, ना ही कोई अमीर व्यक्ति के हाथ में, ना ही किसी गरीब व्यक्ति के हाथ में।
तथा राज्य वर्ग तंत्र तथा प्रजातंत्र के दोषों से बच जाती है। और जो वर्ग तंत्र के लोग होते हैं, जो वर्ग समूह में जुड़े हुए लोग होते हैं, या जो प्रजातंत्र होते हैं, जो तानाशाह तंत्र होता है, उन दोषों से बच जाती है और मध्यम वर्ग में सभी लोगों के लिए समान व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तीसरा है विधि का शासन। सभी जगह कोई भी शासन, कोई भी प्रशासन बने, वहाँ पे विधि सबसे संपूर्ण माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि बिना कानून का कोई भी शासन नहीं हो सकता। कानून के अनुसार ही सर्वोपरि मानकर उसके अनुसार ही शासन व्यवस्थाएं चलाई जा सकती हैं। जहाँ कोई नियम नहीं, वहाँ कोई शासन नहीं, इसलिए नियम का होना सबसे ज़रूरी होता है। अगला है जनसंख्या। हर किसी की जनसंख्या अधिक, ऐसी जनसंख्या वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए ऐसी जनसंख्या होना चाहिए। यदि जनसंख्या अधिक भी हो गया तो भी पूरा समस्या है, और कम भी हो गया तो भी समस्या है। राज्य की जनसंख्या ना बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम होना चाहिए। देखिए, इतने अधिक जनसंख्या उचित नहीं कि व्यक्तियों को ना रोजगार मिल सके और ना रहने के लिए स्थान। यदि स्थान वहाँ कम है, वस्तुएं कम हैं, व्यक्ति अधिक हैं, तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा, ना ही उन्हें रहने के लिए अच्छी सुविधा मिल पाएगी। तो वह व्यक्ति वह आदर्श राज्य नहीं बन पाएगा कभी भी। और इतना अधिक जनसंख्या भी उचित नहीं कि राज्य की सुरक्षा और उत्पादन में भी किसी प्रकार के खतरे में पड़ जाएं। और इतना भी कम हमें जनसंख्या नहीं होना चाहिए कि हम अपने शासन व्यवस्था को सुरक्षा न दे पाएँ। तो हमें मध्यम मतलब मीडियम में होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को नौकरी मिल सके, वहाँ के व्यक्तियों को रहने के लिए स्थान मिल सके, और वह सुरक्षा में उत्पादन भी वृद्धि कर सकें तथा उपभोक्ता भी अधिक से अधिक लाभप्रद कर सके। इससे जनसंख्या में न अधिक वृद्धि हो, न ही जनसंख्या में अधिक कम, मध्यम जनसंख्या हो, जिससे आदर्श राज्य का स्थापना हो सकता है। यह अरस्तु कह रहे हैं। अगला है प्रदेश। यदि क्षेत्रफल कम होगा तथा निवासियों की आजीविका कठिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि क्षेत्रफल कम रहेगा तो लोग अपना भूमि में कृषि नहीं कर पाएंगे, कोई कार्य नहीं अधिक कर पाएंगे, और न ही वहाँ की आजीविका में कठिनाई होने लगेगी। क्षेत्रफल कम अधिक होने से लोगों में विलासिता का जीवन व्यतीत करेंगे। यदि ये क्षेत्रफल मान लीजिए कम हो गया, तब तो उन्हें खाने पीने की समस्या हो सकती है, रहने की समस्या हो सकती है। और यदि क्षेत्रफल अधिक हो गया तो लोग सोचेंगे इतना बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र में हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ रह लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे, हमें इस कानून नियम से कोई मतलब नहीं है। तो क्षेत्रफल ना अधिक होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। जैसे जनसंख्या है वैसे क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए कि उन्हें उतना क्षेत्रफल में आजीविका अपना अच्छे से जी सके और रोजगार पा सकें और अपना खेती बाड़ी अच्छे से कर सकें। क्षेत्रफल इतना अधिक होना चाहिए कि जनता अपनी आवश्यकताओं का पूरा कर सके, मतलब संयम और उदारता का अवकाशपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, वो अपनी जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर सके। ये आदर्श राज्य की सबसे बड़ी ज्ञान है। राज्य की भूमि ऐसी होनी चाहिए कि जल और थल दोनों मार्गों से सरलता से पहुंचा जा सके। जल और थल दोनों मार्ग ऐसा होना चाहिए क्योंकि बिना मार्ग के हम किसी दूसरे देश में जा नहीं सकते। यदि दूसरे देश में जाएंगे नहीं तो आयात निर्यात कर नहीं सकते। तो हमें दोनों तरीके से व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यदि जल या थल के दोनों ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि हम दूसरे देश में जा सकें और वहाँ से आयात निर्यात कर सके। तभी ही, यदि आयात और निर्यात नहीं होगा तो उस देश से किसी भी प्रकार का उन्हें सुविधा नहीं मिल पाएगा और कुछ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ना ही वो किसी प्रकार का लाभ ले पाएंगे। और जब लाभ नहीं मिलेगा तो लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हर वस्तु हर देश में नहीं होता है, दूसरे देश से लेना जरूरी होता है, इसलिए आयात निर्यात करना सबसे जरूरी है। अनुसार जनता का चरित्र, अरस्तु के अनुसार जनता का चरित्र कैसा होना चाहिए? अरस्तु के अनुसार अच्छे मनुष्य ही अच्छे नागरिक होते हैं। जहाँ के लोग अच्छे हैं वहीं के लोग अच्छे नागरिक हो सकते हैं। जहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जहाँ पे शिक्षित लोग नहीं हैं, अलग अलग वर्ग समूह बनाने वाले भी कई लोग हैं, देश के खतरा पड़ने वाले, तो ऐसे में अच्छे आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकता। आदर्श राज्य के लिए नागरिकों को अच्छे स्वभाव होने चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए और उसमें हाथ बटाना चाहिए। राज्य की जनता का चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए तथा नैतिक गुण होने चाहिए। उन्हें नैतिक गुण भी होना चाहिए कि हमें अपना विवेकपूर्ण से क्या हम कर सकते हैं। उसके अनुसार जनता में उत्साह और विवेक का सम्मिश्रण होना चाहिए। उनके में यह भी मन में होना चाहिए कि यदि यह कार्य हो रहा है तो उन्हें खुशी होना चाहिए और वह विवेक से यदि कोई उनके द्वारा कोई काम होता है तो वो करें। इससे जनता में ईमानदारी, देश प्रेम, जागरूकता, विनम्रता सारे चीज़ होने चाहिए। यदि ये सारे गुण पाए जाते हैं तो यह यदि अच्छे मनुष्य होंगे और यह अच्छे मनुष्य होंगे तो यह एक अच्छे नागरिक स्वतः मिल जाएंगे।
और अच्छे नागरिक यह बन भी पाएंगे यदि इनमें सारे यह गुण होना चाहिए। विवेकशील होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, देश के लिए प्रेम होना चाहिए और उसके लिए विनम्रता भी राज्य के लिए विनम्रता भी होना चाहिए। राज्य के लिए आवश्यक वर्ग, किस प्रकार के राज्य के लिए आवश्यक वर्ग होना चाहिए और उस वर्ग के अनुसार क्या काम होना चाहिए। राज्य की 6 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। हर राज्य में ये 6 सारे व्यवस्था निश्चित होना चाहिए। भोजन की सबसे प्रमुख व्यवस्था है। यदि यहाँ की जनता भूखे मर जाएगी तो फिर यहाँ पे आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। अरे जनता को खाने के लिए सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था होना चाहिए। वहाँ पे कला प्रतियोगिता की व्यवस्था होना चाहिए, हर कोई अपना अपना कला का कौशल दिखा सके। शस्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए, शस्त्र से सुरक्षा अपने देश का कर सकता है। संपत्ति की व्यवस्था होना चाहिए, हर व्यक्ति हर नागरिक के पास अपना अपना मेहनत के अनुसार संपत्ति होना चाहिए और देश में संपत्ति ऐसी होनी चाहिए कि सभी जनता के लिए सहयोगपूर्ण बन सके। सार्वजनिक देव पूजा, सार्वजनिक एक देव पूजा होना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी किसी भी धार्मिक को अपना सकता है, यह हमारे भारत संविधान में दिया गया है, लेकिन उस समय बताया गया है कि सार्वजनिक देव पूजा अपने सभी लोगों के हित के लिए पूजा करना चाहिए। सार्वजनिक हित में रहना चाहिए, सभी के हित की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए। विनाशक गांव की पूर्ति के लिए 6 वर्ग होने चाहिए। विलासक देखिए, कृषक में, शिल्प में, युद्ध में, संपत्ति, वान, रोहित और प्रशासन, ये सारे 6 ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी 6 वर्ग हैं जिससे कि गांव की आवश्यकता की पूर्ति हो सकता है। नोट, एक व्यक्ति में को युवा अवस्था में योद्धा राज्य के आवश्यक वर्ग के अनुसार किस प्रकार से नागरिकों को बताया गया है कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए। जब यदि युवा हो तो वह योद्धा बनेगा, यदि प्रौढ़ अवस्था में हो गया तो वह शासक करेगा, यदि वृद्धावस्था हो गया तो वह पुरोहित हो जाएगा। इस प्रकार अस्तु एक ही व्यक्ति को आयु के अनुसार 3 वर्गों में रख देते हैं। वह पुरोहित योद्धा रहेगा तो अपने देश की सुरक्षा करेगा, अपने देश के लिए करेगा। प्रौढ़ अवस्था में रहेगा तो वह शासक करेगा, शासन व्यवस्था को संभालेगा। यदि वृद्धावस्था में रहेगा तो वह देव पूजा के लिए व्यवस्था करेगा, पुरोहित होगा और सारे लोगों को उसके बारे में अपने घर गांव के अगल बगल लोगों को शिक्षित करेगा और बताएगा कि हमें आदर्श राज्य के बनाने के लिए हमने क्या क्या किया है और वह किस प्रकार से अपने जीवन यापन करने के लिए करें। सबसे उत्तम व्यवस्था शिक्षा, यदि बिना शिक्षा का आदर्श राज्य की स्थापना करना असंभव की बात है। यदि जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे आदर्श राज्य नहीं होगा। बताया गया कि यदि उन्हें सोच होना चाहिए, ईमानदारी, देश प्रेम, जागरूकता, उत्साह, ये सारे गुण कब आएंगे, जब व्यक्ति शिक्षित होगा और बिना शिक्षित हुए व्यक्ति में ये सारे गुण नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति इसलिए शिक्षित होना सबसे जरूरी। अरस्तु आदर्श राज्य में शिक्षा पर बहुत महत्व देता है। राज्य का ध्येय, राज्य का सोच क्या है, सब शुभ और उत्तम जीवन की प्राप्ति। लेकिन उत्तम जीवन की प्राप्ति कब होगा, जब वहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे और अपना जीवन यापन सही रूप से कर सकते हैं। इसके लिए जनता का चरित्रवान, स्वस्थ और कर्तव्यपरायण होना जरूरी होता है। व्यक्ति चरित्रवान कब होगा, जब शिक्षित होगा तभी व्यक्ति चरित्रवान बन सकता है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान दिया जाए वह सच्चे अच्छे अपने गुणों के बारे में नहीं जान सकता है। व्यक्ति स्वस्थ कब रहेगा, जब वह व्यायाम करेगा और सारे कार्यों को करेगा। कर्तव्य अपने कब समझेगा, जब वो पढ़ा लिखा होगा तब अपने कर्तव्य को कर सकता है। यह कार्य शिक्षा द्वारा संपन्न हो सकता है। यह कार्य कभी संपन्न होगा, जब यह शिक्षा की व्यवस्था होगी। शिक्षा भौतिक, मानसिक और नैतिक तीनों होना चाहिए। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से भी होना चाहिए, उनकी मानसिक विकसित भी होना चाहिए और उनकी नैतिकता भी होना चाहिए। अरस्तु ने कहा है कि यदि व्यक्ति के अंदर नैतिक गुण नहीं है तो आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकता है। इसलिए आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए नैतिक विकास का होना सबसे जरूरी है। इसलिए अरस्तु द्वारा राज्य द्वारा संचालित अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा की योजना प्रस्तावित करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के द्वारा यह एक अनिवार्य नियम लागू होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। अभी देखिए हमारे भी देश में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21-22 में दिया गया है कि हर बच्चा को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा शिक्षा दी जाएगी। और उस समय अरस्तु पहले, उस यूनान दार्शनिक वो समय पहले थे और उन्होंने कहा था वह 7 से 14 वर्ष तक के स्वास्थ्य और नैतिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा तथा 14 से 21 वर्ष तक बौद्धिक शिक्षा तथा इसके बाद व्यापार संबंधी शिक्षा की व्यवस्था भी किया गया। उन्होंने कई व्यवस्थाएं बताई हैं कि 6 से लेकर, हमने 6 से 14 रखा है, लेकिन उन्होंने उस समय 7 से 14 वर्ष तक बताए हैं कि हर बच्चे का स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाए, नैतिक विकास उसका हो और 14 से 21 तक के उसे बौद्धिक शिक्षा दिया जाएगा। वह सारे चीज़ों के बारे में जानकर
विषयों के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके, और उसके बाद उसे व्यापार की शिक्षा भी देना जरूरी है। प्रोफेसर मैकलेन का कहना है कि अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य ना तो अधिक अमीर होगा और ना ही अधिक गरीब होगा। अरस्तु के अनुसार बताया गया है कि आदर्श राज्य ना ही अधिक अमीर के हाथों में होगा और ना ही गरीब के हाथों में, अधिक वहाँ के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में यहाँ की राज्य शासन व्यवस्था होगा और उन्हीं के द्वारा यह शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। बाह्य आक्रमण से यह सुरक्षित होगा, बाहरी आक्रमणों से भी यह सुरक्षित होगा, अधिक धन संग्रह कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा, क्षेत्र प्रसार की इच्छा से रहित होगा, क्षेत्र प्रसारता भी बढ़ा सकता है। यह अपने से खुद इतना ज्ञानवान होगा, नागरिकता होगा इसमें कि आत्मविवेक होगा कि यह खुद आत्मनिर्भर होगा, और लेकिन इसमें ऐसा ज्ञान भी होगा कि दूसरों पर आक्रमण भी नहीं करेगा। यह इतना महान होगा किंतु विस्तृत नहीं, बहुत बड़े क्षेत्रफल से नहीं होगा, छोटा होगा, एक नागर, छोटा नागर होगा, लेकिन वह बहुत ही सुंदर नगर होगा और वह आदर्श बनेगा। वह एक सुसंगठित, छोटा और स्वतंत्र नगर होगा जिसमें सर्वोच्च शक्ति मतलब पूरे शक्ति कुलीन वर्ग के हाथों में होगी, जिसके सदस्य भौतिक जीवन की चिंताओं से मुक्त होंगे। उनके भौतिक जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनके आगे की सोच है, पीढ़ियों के लिए सोच होगी, वह उनसे मुक्त होंगे, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा होगा और शासन व्यवस्था के अनुसार कार्य को कर पाएंगे। धर्म व संस्कृति की प्राप्ति, जन कल्याण, आनंद की खोज में क्रमशः शासन करेंगे और शासन ही तो होंगे, शासन इनके हितों में होगा और उनकी जन कल्याण होता रहेगा और इन्हें आगे के बारे में सूझ समझ बहुत ही अच्छे से प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।